हाँ भैया आवाज नहीं। अब देखो करना क्या था, टाइप 1 में हमने करा, आवाज बंद, चार्जेस ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, चार्जेस ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यही पढ़ा। टाइप 2 में हमें करने हैं जो चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस कि एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, आपने शायद अब तक देख लिए होंगे, है ना। आप लोग अभी शुरू में ना आगे से आगे तक पढ़ते हो, बट होता क्या है ना, बहुत अनरियलिस्टिक वे में चीज़ें बनी हुई हैं, तो हमें तो बहुत सोचना पड़ता है हर चीज़ समझाने के लिए कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ानी है। अब ये तब पढ़ा सकते हैं जब सबको वेक्टर्स थोड़े से क्लियर हो, मतलब बेसिक नॉलेज हो, तो मैं वेक्टर्स कराऊंगा तब आऊँगा इस पर टाइप 2 पे। तो टाइप 2 को हम यहाँ पे रोक देते हैं, और आपकी DPP में अभी मैंने जो भी दिए हैं वो सब टाइप 1 वाले ही हैं। क्लियर? तो टाइप 1 वाले हो गए हैं। टाइप 1 में 1-2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, और हालांकि वो आगे आते हैं, बट मैं करा देता हूँ, NCERT में भी है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं 1-2 और फिर हम चलेंगे चार्ज थ्योरी पे, फिर वापस कूलम्ब्स लॉ पे ही आएंगे और टाइप 2 वाले करेंगे। तो कोई मुझसे ये ना कहे सर वो तो वाले तो हुए नहीं, जिसमें हेक्सागन था, जिसमें स्क्वायर था, शायद आपने देख लिया हो, है ना, सब कुछ देख लिया होगा आपने। तो आप मेरे पास अभी मत आना, हर चीज़ कराई जाएगी। कल कोई मुझे कह रहा था चार्ज थ्योरी वाले सर क्वांटाइजेशन कब होगा, तो आज हो जाए, हर चीज़ होगी, चिंता मत करो। और जहाँ नोट्स देने की ज़रूरत होगी वहाँ नोट्स मिलेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेट करना पड़ेगा। शुरू में होता क्या है, बहुत ज़्यादा एंथू जिसके हम कहते हैं ना, वो है, वो ठंडा हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद, ये भी सच है, तो उसको मेंटेन रखना है एंड तक, ठीक है। इसलिए शुरू में ज़्यादा मत करो, बाद में धीरे धीरे उसे बढ़ाना, फिर वो ज़्यादा बेटर तरीका है एक, ठीक है। जो नए बच्चे हैं बस वो नंबर लिखना, बाकी अपना नाम, केवल नाम। अब सुनो इधर, तो कुछ जो प्रॉब्लम्स जो हम कर सकते हैं अभी टाइप 1 में, अभी भी कुछ क्वेश्चंस है जो कर सकते हैं, और कुछ आपकी DPP में भी डाउट्स हैं, वो आप ग्रुप पे भी और मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। कल भी व्हाट्सएप नंबर दिया था, दोबारा दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। बहुत से बच्चों ने व्हाट्सएप पे क्लास मंगाई है, तो मैंने क्लास भी भेज दी है। तो क्लास हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब कोई भी कल परसों एब्सेंट भी रहा होगा या कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो क्लास देख सकता है। मेरे ख्याल से एक में 120 व्यूज़ हैं, तो व्यूज़ आ ही रहे हैं, तो आप देख ही रहे होंगे जो भी है, ठीक है। तो देखते रहो अपनी क्लास भी दोबारा, और इस नंबर पे आप कोई भी क्वेश्चन भी व्हाट्सएप कर सकते हो। अब एक कॉमन क्वेश्चन टाइप 1 में ही, हालांकि इसको मैं बहुत सारे आपके इसके डाउट्स आएंगे आपके अंदर इसके लिए, लेकिन अभी कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर परेशान हो गए सर NCERT में दे रखा है, लेकिन इसको करने का मज़ा बाद में है, जब पोटेंशियल पढ़ लिया जाए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली जाए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से मैनेज नहीं है किसी भी बुक में सिलेबस, तो कुछ चीज़ें आगे से रिलेटेड होती हैं। आज वो भी हम देखेंगे चार्ज थ्योरी में। चलो पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर पर चार्ज है 12 कूलम और एक स्फीयर पर चार्ज है -4 कूलम। स्फीयर कह लो या पॉइंट चार्ज कह लो, स्फीयर्स आर। अब ये भी एक सवाल होगा, सर इस आपने तो बोला था ये फॉर्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए है ना, ऐसे बहुत सवाल होंगे। चलो अभी पूछता हूँ वो तो बाद में। इनके बीच में डिस्टेंस है, से फॉर एग्जांपल 4 मीटर रख देते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे फोर्स बताएंगे सब जो भी आएगी, और अब इन स्फीयर्स को टच करा गया, नाउ दे आर स्फीयर्स कम्स इन कॉन्टेक्ट, स्फीयर्स comes in contact and again placed at 4 meter from each other, placed 4 meter from each other. Find new force. अब फोर्स क्या होगी? फाइंड न्यू फोर्स, ठीक है। आवाज नहीं हुई। तो अब ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में आती है, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन सही जगह प्लेस नहीं होते, लेकिन हमें करने तो होते हैं। पहली प्रॉब्लम दिमाग में आती है कि सर ये जो 12 कूलम और -4 कूलम है ये स्फीयर्स हैं, और स्फीयर्स के लिए फॉर्मूला नहीं है। आपने बोला था इस पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है। अब मैं एक चीज़, वो मुझे रटवाना पड़ता है फिर फिलहाल के लिए, बाद में मैं समझा दूंगा, अभी रटवाना ही पड़ता है, यही प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो कई बार हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ना करके बाद में करने होते हैं, बट अभी तो ये तो क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो स्फीयर्स बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, ये लाइन लिख सकते हो आप। स्फीयर्स बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट देयर सेंटर। स्फीयर्स बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट देयर सेंटर। प्लेस एट देयर सेंटर। प्लेस्ड एट देयर सेंटर फॉर द पॉइंट्स, ये भी लिख लो आगे, फॉर द पॉइंट्स spheres behaves like a point charge placed at their center. Spheres behaves like a point charge placed at their center for the points outside the sphere. करो जरा एक क्वेश्चन ट्राई करो। करो जरा एक क्वेश्चन एक बार। तो पहले आप ये वाली फोर्स निकाल लो और उसके बाद जब कम्स इन कांटेक्ट हो जाए तब क्या होगा सोचो, और तब दोबारा फोर्स निकालो। अगर आपको पता है तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। एक सवाल का आंसर मैं कर चुका हूँ और क्वेश्चन ये क्वेश्चन आने चाहिए माइंड में। पहला माइंड में क्वेश्चन आ गया कि सर ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है लेकिन स्फीयर के लिए वैलिड है ना। हर चीज़ पूछनी है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना और आराम से पढ़ो और थोड़ा वेट करना हर चीज़ के लिए। सब कुछ कराऊंगा मैं, बट धीरे होगा। ये नहीं कि आपका बेस बनता है, नई तरह की फिजिक्स पढ़ रहे हो। चलो करते हैं इसको ट्राई। पहला आंसर तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स आपने निकाली होगी, आवाज़ बंद। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 12। 4 को 4 रहने दें, मॉड निकाल रहे हैं। वैसे अट्रैक्टिव होगी फोर्स, कोई बात नहीं, फोर्स अट्रैक्टिव होगी दोनों की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन 4 का स्क्वायर, मीटर है। कई बच्चे मुझे डाउट भेज रहे थे, कई बार गलती करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलते। किसका डाउट आया था? तो मीटर में ज़रूर बदल लें हमेशा कोई चीज़ अगर सेंटीमीटर में है तो। फिलहाल तो मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 से 4 कट गया, काफ़ी बड़ी फोर्स आ रही है। 4 3 9 3 27, 27 इंटू 10 टू द पावर 9 सबका आ गया। ये फोर्स आ रही है। अब क्या होगा जब कम्स इन कॉन्टैक्ट आएंगे? खूब बातें, खूब आंसर देने की कोशिश करा करो इस क्लास में। इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। कौन बताएगा कॉन्टैक्ट में आने पे क्या होगा? हाँ एक मिनट, चलो बताओ आप वहीं से बैठे बैठे आराम से। इक्विलिब्रियम अचीव होगा, कुछ हद तक बोला, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया इक्विलिब्रियम किस बात का है ना। तो अब ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे दिमाग में। देखो फिलहाल तो बताऊँ क्या होगा। फिलहाल इस पे 10 कूलम 12 कूलम है, इस पे -4 कूलम है। तो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे चार्ज जाएगा और तब तक जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। लेकिन आपको कुछ पता नहीं चल रहा क्यों जाएगा सर। बहुत सारे सवाल हैं, क्यों जाएगा सर? हाँ ये आ गया सर, एक और आंसर आ गया। ऐसे इंटरेक्शन होना चाहिए क्लास में। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज आता है। अब पोटेंशियल क्या है? हो गए ना बहुत सारे सवाल। तो लग नहीं रहा ये सर ये क्वेश्चन रॉन्गली प्लेस्ड है। इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो हमेशा अब आपको मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा बैठ के कि पोटेंशियल क्या होता है। मज़ा तो तब है ना जब सब कुछ पता हो। तो खैर मुझे फिर हटवाना पड़ता है, पोटेंशियल मैं नहीं पढ़ा सकता अभी। पोटेंशियल जब आएगा तब आएगा। फिलहाल इतना बोल सकता हूँ कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द इक्विलिब्रियम विल अचीव्ड। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम विल अचीव्ड पर मैं अभी रटवा ही सकता हूँ कि चार्ज आधे आधे बढ़ जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए, सर आधे आधे ही क्यों बटेंगे? ये क्यों वाला जिसका दिमाग क्यों पे नहीं चलेगा ना, वो साइंस नहीं पढ़ सकता।
अभी स्फेयर्स आइडेंटिकल हैं, मैंने बोली नहीं ये बात लेकिन बोल देता हूँ, आइडेंटिकल स्फेयर्स जानबूझ के नहीं बोली थी मैंने। अगर आइडेंटिकल है तो आधे आधे बटेंगे। सर कल को आइडेंटिकल नहीं हुए तो फिर आपको कौन बताएगा, फिर कौन बचाएगा? पोटेंशियल, पोटेंशियल के हिसाब से बटेंगे। फिर पोटेंशियल सर जब पढ़ेंगे तब बटेंगे। तो इसका मतलब बहुत कुछ आगे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल रट लेते हैं, अभी कुछ आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में शुरू में ही दे रखा है, मुझे पता है ना, वो वाले ए को बी से टच करा, बी को सी से टच करा। अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं कराऊंगा, वो पोटेंशियल के टाइम पे कराऊंगा। अभी केवल इतना कह सकता हूँ, जब भी आइडेंटिकल स्फेयर होंगे चार्ज आधे आधे बांट देना। बताओ टोटल चार्ज कितना है? 8 कूलम। कैसे? 12 इस पर है, -4 इस पर है, ठीक है। और तो 12 और -4 8, तो 4 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बट ध्यान रहे ये इक्विलिब्रियम क्यों आता है? पोटेंशियल सेम हो जाता है। लेकिन आपको कुछ भी बातें अभी उतने अच्छे से नहीं पता लग रही, हाँ कुछ कुछ बातें याद हो गई, जैसे ये बात याद हो गई। देखो 2-3 पॉइंट पता लग गए। चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन मज़ा नहीं आया सर, पोटेंशियल नहीं पढ़ पा रही, तो इसीलिए रट लो फिलहाल, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। और एट इक्विलिब्रियम, बोलो क्या लिखा हुआ है? एट इक्विलिब्रियम क्या होता होगा बताना, अंदाज़ा लगाओ। हाँ नहीं, ये तो पोटेंशियल सेम होता होगा, ये तो बाई चांस बराबर हो गए चार्ज, क्योंकि स्फेयर्स आइडेंटिकल थे। तो बेस्ट लाइन है पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फेयर बिकम सेम, पोटेंशियल बिकम सेम। मेरा काम आपको केवल पढ़ाना नहीं है, साइंटिफिकली सोचना सबसे ज़रूरी है, फिर आप अपने आप पढ़ लोगे। तो ये सोचो ना, अभी तो मैंने ऊपर लिखा चार्ज इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल हायर होता है। आप ये भी पूछ सकते हो सर इसका हायर क्यों होता है? सब कुछ पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल हमने नहीं पढ़ा, तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। फिलहाल अगर आइडेंटिकल स्फेयर है, आइडेंटिकल, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये लिख देते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे अभी फिलहाल के लिए आपके, या किसी भी बुक के, जरूरी नहीं एनसीईआरटी करनी है। अभी तो आपको डीपीपी करनी है, मैं इतना दे दूंगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, बट कब? एक बार आंसर करेंगे, आइडेंटिकल स्फीयर। सर आइडेंटिकल नहीं होगा तो फिर हमें नहीं पता सर, अभी नहीं पता। आप पोटेंशियल जब पढ़ाओगे, आप कुछ ना कुछ बताओगे, तब समझ में आएगा। तो अब आधे आधे बांट दो, तो इस पे कितना हो गया? 4। इस पे भी कितना हो गया? डिस्टेंस भी कितना हो गया? नई फोर्स क्या होगी? नई फोर्स 9 × 10⁹, 4/4 का स्क्वायर, तो कितनी हो गई? कई बार पूछ लेता है इन दोनों फोर्स का रेशियो क्या होगा, पुरानी वाली का और नई वाली का, कितना रेशियो है? 3:1। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। मैं करा तो और भी क्वेश्चन सकता हूँ, बट मैंने जैसा कहा कि अभी वेक्टर पढ़ेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर करेंगे, है ना, बाद में करेंगे। अभी इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी और बुक्स में कि पहले ए और बी थे, फिर उन्हें आपस में टच करा तो आधे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर बी को सी से टच करा, फिर आधे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। रीज़न लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लग गया, करते रहेंगे चलो बीच बीच में। अब फिलहाल आपके 1-2 डाउट जो बहुत ही कॉमन आ रहे हैं, एक आ रहा है A2 सब्जेक्टिव में, A3 शायद, और एक आ रहा है A4। अगर आपने पढ़ा है तो भाई ये पढ़ना पड़ेगा डेली, ये वाला नहीं चलेगा। यहाँ पे सब कुछ रब कर दूँ? अगर सब कुछ लिख लिया तो सब कुछ लिख लिया है, और अब आप लोग धीरे धीरे सेटल्ड हो गए, ठीक है। अच्छा भीड़ ज़्यादा हो रही है तो हम ना हमेशा की तरह, हर साल की तरह एक बैच और बना देंगे। दूसरा बैच का टाइम रहेगा 4 to 5 क्या फिज़िक्स, है ना, और 3 to 4 उसमें हो जाएगा मैथ्स और बायो, और 5 to 6 हो जाएगा केमिस्ट्री। तो कुछ बच्चे उसमें शिफ्ट होना चाहेंगे तो उसमें शिफ्ट कर देंगे। 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा एक और बैच, तो आपको अगर तब भी 3 से 6 ही पढ़ना होगा, बस आगे पीछे हो जाओगे। फिज़िक्स पहले आ जाएगी, लास्ट में क्या आ जाएगी? केमिस्ट्री। अभी सभी टीचर अनाउंस कर देंगे, मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे बाकी जगह भी भीड़ बढ़ेगी वो भी अनाउंस कर देंगे, चिंता मत करो। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा ज़्यादा बच्चे हो गए, ठीक है। इसमें
उसमें शिफ्ट हो जाएंगे बच्चे। और अब है टेक्नोलॉजी का टाइम, तो आप बहुत से 11th में पढ़े तो आप बिल्कुल घबराए मत करो। 12 बजे तक भी कुछ बच्चे जानते हैं, कभी भी किसी ने भी मुझे क्वेश्चन भेजा है तो मैंने तुरंत सॉल्यूशन भेजा है उसका ऑलमोस्ट, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा जुड़े हो, इंडिविजुअली जुड़े हो, तो भीड़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली जुड़े हो। मेरी आदत है 12 बजे तक मैं डाउट्स बता देता हूँ, ठीक है। तो कोई हेजिटेट ना करे, और क्लास की टेंशन है ही नहीं, क्लास में डाल ही रहा हूँ, दोबारा देख लो अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो, है ना। तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। फिलहाल हाँ, डाउट्स ज़रूर डिस्कस करने और डेली पूछने। डाउट्स आ नहीं रहे, 70% सॉल्व होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन 10 में से 3 7 होने चाहिए। A3 बहुत लोगों का डाउट है, डाउट होता है मैथ की वजह से। A3 सब्जेक्टिव, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, अब देखो उनका काम क्या होता है। कोई अगर फर्स्ट टाइम आया है तो उसका काम होता है ये पुरानी तीनों क्लास देखना, आज वाली भी देख लो, पुरानी दोनों देख लो, फिर ये DPP सॉल्व करना, ठीक है। और क्लास का ऐसा भी नहीं है, एक क्वेश्चन में K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर पे बेस्ड है सारे के सारे, तो समझ में सबको आएंगे, इतना नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ A3 जल्दी से। 20 पॉजिटिव चार्ज है रखे हुए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 20 मीटर पे। मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी के पास DPP नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। आराम से बैठेंगे, भाई रुक जाओ। कितने लोगों से हो गया A3 सब्जेक्टिव? 5-6 लोगों से हो गया है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था A3। प्रॉब्लम जब भी तुम्हें फिजिक्स में आएगी वो प्रॉब्लम होगी मैथ्स, मैं तुम्हें बता दूं पहले। इसीलिए मैं टाइप 2 के क्वेश्चन अभी रोक रहा हूँ। वेक्टर में पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दूंगा और उसके बाद टाइप 2 पढ़ाऊंगा। इसलिए हम चार्ज थ्योरी पढ़ लेंगे पहले, पढ़ना तो हमें ये भी है वो भी है। देखो यहाँ पर एक 1 कूलम चार्ज रखा है, जो नए बच्चे भी हैं वो भी ध्यान देंगे। 1 कूलम चार्ज रखा है, उस पर फोर्स निकालनी है। ये पहला चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा? लेफ्ट, तो 1 लग गई इधर। ये दूसरा चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा? लेफ्ट, ये भी लग गई। ये तीसरा चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा? लेफ्ट, ये भी लग गई। ऐसे करके कितने चार्ज हैं? 20 चार्ज है, और मुझे वो 20 फोर्सेस जोड़नी है, बस सवाल तो इतना है। तो क्वेश्चन कहाँ है फिजिक्स का? तो कहीं नहीं है, क्वेश्चन मैथ्स है, ठीक है। तो पहला चार्ज की फोर्स अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? K इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस है 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर क्या लिखूंगा? K इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁶, और इंटू ये 1 वाला 1 लिखना चाहो तो लिख दो, अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। 2 ये नहीं, पहला 1 मीटर है, फिर 2 मीटर है, फिर 3 मीटर है ना। हमेशा चेक कर लिया करो, ऐसी छोटी सी मिस्टेक गलत करा देती है, बस ऐसे करके चल रहा है। फिर लास्ट है ये K इंटू 1, ऐसे करके 20 तक है, 3 का स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इतना। अच्छा, इसमें एक काम करना चाहिए था, 8 को लिख लेना चाहिए था 2 का क्यूब, फिर यहाँ पर 3 का क्यूब, और कितने चार्ज आने? 1 का क्यूब हो गया। कितने चार्ज आने? 1 2 3 4 5 6, कब तक? 20। तो लास्ट में क्या आ रहा होगा? 20 का क्यूब, और नीचे 20 का स्क्वायर, नीचे 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारे पास फाइनली।
अब इसको जोड़ना है बस। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, जो कॉमन है वो कॉमन है, जो काट सकते हो काटो। देखो ये 2 का स्क्वायर ये सब कट जाएंगे, है ना। और k इंटू 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा। k इंटू 10⁻⁻6 क्या आ गया कॉमन। बोलो अंदर क्या बचेगा, केवल 1, केवल फिर 3, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक 20 तक, 20 तक ना। अच्छा अब कुछ बच्चों ने इसे ऐसे ही जोड़ा कि फॉर्मूला था। हाँ, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके पास फॉर्मूला होगा, जो बायो वाले हैं उनके पास फॉर्मूला नहीं होगा। मैं फिर भी आज सबको, देखो यही तो है सिखाना, अब बायो वालों को भी सिखाना है ना, तो आज सारे फॉर्मूले सिखाता हूँ। ये फ़ायदा होता है, अगर मैंने फिज़िक्स बायो मतलब मैंने डॉक्टर करा होता तो मुझे शायद उतनी मैथ्स नहीं आती, बट ऐसे IITN करा है तो मैथ्स भी ठीक ठाक ही है। सिग्मा n होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 क्या होता है n × n + 1/2। मतलब मुझे कभी भी अगर 1 + 2 + 3 ऐसे जोड़ना है n तक, तो ये बायो वालों के लिए भाई सिग्मा n² अगर मुझे जोड़ना है काम। अब हमेशा कभी छोटा मत पढ़ो, बस n पढ़ लिया सर काम हो गया, कल को n² आ गया तो आएगा, पता चला n² ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, SC वर्मा में भी दिख जाएगा आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन वहाँ n² है, n + 1 2n + 1/6 और n³ भी कर लो सर, n/2 का होल स्क्वायर। वैसे n³ कम आता है, ये वाला दोनों ऊपर वाले ज़्यादा आते हैं। आज के बाद अब आप याद रखोगे, अगर 1 + 2 + 3 ऐसे 1000 नंबर तक जोड़ना है, किसी छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हो, तो वो ये होगा, तो वो जल्दी से अपनी क्लास में आंसर कर देगा कि मैं 1000 तक नंबर जोड़ देता हूँ। सिग्मा n², अगर n² जोड़ना है तो n × n + 1 × 2n + 1/6, मतलब 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n के स्क्वायर तक, ठीक है, ये होगा। तो फिलहाल हमें 20 जोड़ना है, k की वैल्यू डाल दें 9 × 10⁻9 10⁻⁻6 20 में क्या आएगा n × n + 1/2, तो 20 × 20 + 1/2, बोलो 20, तो यहाँ पे 20 आ गया ना, फिर 20 × 20 + 1 / 2। कितने नंबर जोड़ने हैं 1 से लेके 20 तक, तो n कितना हो गया 20, तो 20 × 20 + 1 / 2। ऐसे जुड़ते हैं नंबर, नहीं तो जोड़ते रहोगे 1 + 2 + 3, परेशान हो जाओगे। कुछ ने ऐसे जोड़ा होगा शायद, और कुछ ने मेहनत ही नहीं करे, कौन जोड़े, आराम करें, रेस्ट करें, सर बता देंगे कल, है ना। कुछ का ये भी तो है, 8 बजते नींद आती है, चावल खा लिया अब तो नींद आ रही है बहुत, बस सो जाते हैं। पता नहीं बिना बात की टेंशन पड़ा रखा है ना, कुछ का ये भी है। चलो कोई बात नहीं, 2 10s तो 9 × 21 × 10⁻3, 9 1 9 9 2 8, यही आंसर है। चेक कर लो, आंसर ही दिया है। अच्छा, कुछ क्या गायब कर दिया मैंने, अच्छा ये 10 गायब हो गया है क्या ना, तो 10⁻4। इंसान होता है भाई, मिस्टेक हो जाती है, क्या करें। मैं तो कर सकता हूँ मिस्टेक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत करना कभी भी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो डाउट आ रहा है वो A4 में आ रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है A4, उसमें बस इस वजह से आता है क्योंकि आपकी 11th वीक होती है, और कुछ नहीं। समझ में आ गया। और आज के बाद अब ये 3 बातें याद रखेंगे। अगर आपको जोड़ना पड़ा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू 20 के स्क्वायर तक, तो ये फॉर्मूला है। आपने देखो, अब ये समझा करो, आपने काम की बात क्या सीखी, ये सीखा आज, और कुछ नहीं है। बाकी तो क्वेश्चन ही आसान था। हो गया भाई, रब कर दूं, A4 में बता रहा हूं। टू चार्ज 4 × 10⁻⁻6 24 × 10⁻³ kg
मास ये दे रखा है और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन इन पर चार्जेस पर वैसे फोर्स कितनी होगी ओवरऑल दोनों चार्ज पे? देखते हैं पहले कैसे रखे हुए हैं, पहले मैं बना देता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ। एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ है, 4 × 10⁻⁻6 A4, न्यूमेरिकल नंबर A4, और ये भी 4 × 10⁻⁻6। बिसाइड दिस, इसके बीच में इनके मास भी हैं। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स लेने को इन्होंने कहा तो नहीं, बट लेनी चाहिए थी तो, लेकिन हम ले नहीं रहे, तो ग्रेविटेशन फोर्स निगलेक्टेड होगी, वैसे भी बहुत छोटी है, इसका मास ये, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आवाज़ नहीं भाई, 1 मीटर। अब मुझे बताओ इस वाले चार्ज पर किधर फोर्स लग रही होगी? राइट। और इस वाले चार्ज पर लेफ्ट। तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। नेट फोर्स 0 होगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके दोनों हाथ पकड़ के खींच दिए, मान लो आपको पकड़ लेते हैं हम, एक इधर से खींचो एक इधर से खींचो, तो ओवरऑल फोर्स कितनी है तुम पे? 0। बट टेंशन होगी? कहाँ होगी टेंशन? सर चेहरे पे वैसी रोना आ जाएगा और वैसी बहुत टेंशन हो जाएगी सर, है ना। एक्चुअल में जब हाथ खींचेंगे दोनों, जब दोनों हाथ खींचेंगे तो हाथ के अंदर एक फोर्स डेवलप होगी और वो होगी टेंशन, और जो चेहरे वाली होगी वो मेंटल टेंशन होगी, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। तो एक्चुअल में जब ये स्ट्रिंग खींचेगी तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन होगी। ओवरऑल कई बच्चे सोचते हैं सर ओवरऑल फोर्स 0 है तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल की बात कोई नहीं कर रहा, केवल इस वाले चार्ज की बात करते हैं। मुझे बताओ इस वाले चार्ज पर एक फोर्स ये वाली है, उसकी वैल्यू तो लिखी दो, K 4 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर है ना, अपॉन 1 का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? K Q1 Q2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये फोर्स होगी। और इसके अलावा कोई फोर्स इस पर? धागा बंधा हुआ है हमेशा। आज अब ये 11th की बातें ऐसे सिखाऊंगा मैं आपको, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए टेंशन को समझना भी टेंशन है, ठीक है। और वो टेंशन ये है कि टेंशन जब भी स्ट्रिंग होती है, एक वर्ड लिख लो फिर से ऐसे स्टार बना के, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी इफ स्ट्रिंग इज प्रेजेंट। बस सिंपल, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी इफ स्ट्रिंग इज प्रेजेंट। अगर स्ट्रिंग कहीं पर बनी हुई है तो बिना सोचे समझे, बिना टेंशन लिए टेंशन लगा दो, ठीक है, और वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगा दो। तो अवे फ्रॉम द बॉडी ये, और जिन्होंने 11th पढ़ी होती है उन्हें बड़ा आसान लगता है, कुछ है ही नहीं। तो ये अवे फ्रॉम द बॉडी लगा दी, बॉडी से दूर, इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये 11th का क्वेश्चन है एक्चुअल में। अब ये क्या कह रहा है, बताओ ये टेंशन कितनी होगी? ये चार्ज कहीं जा रहा है, तुम दोनों इसको खींचोगे कहीं जाएगा? मुश्किल है, मतलब दोनों बराबर से ही लग रहे हो तुम, तो शायद दोनों खींच नहीं पाओगे, बराबर ही खींचेगा, तो कहीं नहीं जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो टेंशन, और कह भी रखा है, तो टेंशन कितनी होगी? इसके बराबर। तो निकल गया आंसर, है ना। तो पहला आंसर तो ये हो गया कि टेंशन हो गई ये वाली 9 × 10⁻9। मैं आंसर अब पूरा नहीं लिख रहा, आप अपने आप कर लेना। 10⁻6 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर हो गया। बोलो टेंशन इसको बैलेंस करेगी कि नहीं? अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मीन्स रेस्ट, तो करना ही पड़ेगा। टेंशन की मजबूरी है, इसे रोकना पड़ेगा, वरना तो ये चला जाएगा उधर। तो धागा इसको रोक के रखेगा। कोई भी किसी को बात समझ में आ रही हो, हाथ खड़ा कर लो, बोलो आ गया ना पक्का? कुछ करा नहीं है। टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगती है, तो उसे हमेशा बॉडी से अवे लगा दो, और बातें नहीं भाई, और टेंशन को इससे क्या कर दो? बैलेंस कर दो। तो टेंशन इसको बैलेंस कर देगी। ये था, धागा काटा नहीं होता, ये हम ऐसे ही बनाते हैं। ये ऐसा हो रहा होगा, इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, इस पर टेंशन इधर और फोर्स इधर, दोनों ऐसा महसूस कर रहे होंगे, एक टेंशन और एक फोर्स, एक टेंशन एक फोर्स, और टेंशन इसको बैलेंस कर रही होगी और ये वाली टेंशन इसको बैलेंस कर रही होगी। अब नेक्स्ट पार्ट इन्होंने क्या बोला, कुछ बच्चों को दिक्कत थी नेक्स्ट पार्ट में, कि इसको काट दिया गया, ठीक है। वैसे ये बात गलत होगी बोलना, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मान लो एक हाथ काट दिया, ठीक है,
तो अब तो क्या होगा, तुम खींचते चले जाओगे उसकी तरफ, होगा कि नहीं होगा भाई? अब तो वही खींच रहा अकेला, एक हाथ तो चला गया, ठीक है? नहीं कोई नहीं, सब इमेजिनरी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, अब उन्होंने पूछा है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, क्योंकि अब ये इधर जाएगा तो इस पे टेंशन नहीं रही, अब इस पे टेंशन नहीं है, इस पर बस क्या है, कौन सी फोर्स, ये वाली। और एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन तो सेकंड पार्ट में करा नहीं रहा हूं, हो गया, ठीक है? सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, ठीक है? सेकंड पार्ट हो जाएगा सिंपल, फोर्स अपॉन मास, डिवाइड कर देना अपने आप, पैर हटाना, फोर्स अपॉन मास, ठीक है? और तीसरे पार्ट में उन्होंने पूछा है, ले लो भाई अपनी डीपीपी, कि क्या दोनों के एक्सीलरेशन सेम होंगे, दोनों के मास सेम है? देखो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक इधर जाएगा सेम फोर्स डिवाइड बाय सेम मास, एक उधर जाएगा सेम फोर्स डिवाइड बाय सेम मास, तो एक्सीलरेशन दोनों के सेम होंगे बट डायरेक्शन डिफरेंट होंगे। अब अगर यहां लिखा होता मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन तो सेम होते, खाली एक्सीलरेशन मतलब वेक्टर लिखा हुआ है तो फिर नो आएगा। पता नहीं उन्होंने क्या दिया है, कई बार होता है क्या दिया है, नो ही दिया है, हाँ तो बस सब कुछ लिखा तो है, फिर क्या टेंशन। तो मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा, इसलिए एक्सीलरेशन डिफरेंट बोलोगे, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो। क्लियर? A4 ये था। बस अब हम चार्ज थ्योरी शुरू कर रहे हैं और टाइप 2 बाद में आएंगे। 7th नहीं करना ना, बेस्ड ऑन लेक्चर 3 पढ़ो। A7 बेस्ड ऑन लेक्चर 3 मुझे कराता आज, बट मैंने सोचा कि वेक्टर पढ़ा के फिर कराऊंगा। A7 नहीं हुआ होगा बहुत लोगों से, बिकॉज लिखा हुआ है उस पर बेस्ड ऑन लेक्चर 3 बेस्ड ऑन वेक्टर्स। मुझे अभी इस क्लास, देखो हमें 2 क्लास में आइडिया लग जाता है, इस क्लास में बच्चों को वेक्टर्स वीक लग रहा है, ऐसा मुझे चेहरा पढ़ के पता लग रहा है ना। अब मेरा मन कर रहा है पहले चार्ज थ्योरी करा दूं, क्योंकि कई लोग उसी पे फोकस करना चाह रहे हैं, फिर उन्हें वेक्टर्स पढ़ाऊं थोड़ा सा, आधा घंटा किसी दिन, उसके बाद वेक्टर वाले टाइप 2 वाले क्वेश्चन शुरू करो। और इतना मुझे पता लग गया और मैं गारंटी कह रहा हूँ ऐसा ही है, वेक्टर थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। चार्ज थ्योरी में अब कोई टेंशन नहीं। अब आपको, अब फिजिक्स 12th की ये वाली खासियत है, न्यूमेरिकल बहुत होते हैं, थ्योरी भी बहुत होती है। अब पूरी थ्योरी आएगी, जो नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं, जो नहीं बनाना चाहते ना बनाए, सब लिखा हुआ है। बल्कि सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं सब लोग। मैंने फिर भी आपको थोड़ा कूलम्स लॉ कराया, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस सर थ्योरी है ना। अब आप चाहो तो नोट्स ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और चार्ज थ्योरी यहाँ से अब आपकी सही मायने में फिजिक्स शुरू होती है। ये है पहला टॉपिक किसी भी बुक में, ठीक है। चलो, चार्ज आपका सबसे पहला वर्ड अगर इसमें लिखा है, एक मुझे दिखा दो बस, इसमें से निकालो, इसके नीचे से ले लो एक। इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्ज स्टडी एट रेस्ट, हो गया है ना, उसको इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है, किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उस पर चार्ज आ जाता है, ठीक है। किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालो तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे दो तो नेगेटिव चार्ज, है ना। आसान, जो आसान बातें जल्दी करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, जान लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और इसकी ESU, इसकी CGS यूनिट क्या होती है, ESU, वो याद कर लेना। देखो जरा क्या है, पढ़ो। सबके पास है भाई नोट्स? अभी भी कोई रह गया? नोट्स हैं सबके पास? चलो, 1 कूलम में कितने ESU हैं? 3 × 10⁹। शायद DPP में कहीं ESU वाला क्वेश्चन था, पता नहीं था या नहीं, तो अगर कभी आएगा तो ESU का ध्यान रखना, चेंज कर लेना, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर है पॉइंट, है ना, इसमें ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट जल्दी करते हैं जो आसान है। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज हम
बॉडी पर कैसे आता है वो बात की बात है, इतना पता लग गया इलेक्ट्रॉन निकालने से आता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। गर्म करो बॉडी को तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन इंडक्शन से भी निकाला जा सकता है, अर्थिंग करके, तो बहुत कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। जो अभी हम देख रहे थे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करता है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज ऐसे आ सकता है। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं चार्ज लाने के बॉडी पर, तो ठीक है वो देखेंगे अभी बाद में, है ना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आ जाओ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कोई इसमें पढ़ाने की कुछ जरूरत नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, पढ़ो। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स, सबको पता है। अगर किसी बॉडी में से, ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन, किसी बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव। तो जिसको इलेक्ट्रॉन देते हैं उस पर नेगेटिव और जिस पे पॉजिटिव। अब चार्ज क्या एसोसिएटेड विद मास है, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब जिससे चार्ज निकाला उसका मास कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन में मास तो होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन, जल्दी से मत बोला करो, इलेक्ट्रॉन अगर सोच के बोला करो, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका मास कम हो गया, कम हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए साफ साफ उसे डार्क करके लिखा हुआ है, जरा पढ़ो। मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी सब लिखा है, इज ग्रेटर देन द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। डार्क करके इसीलिए लिखा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से उसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? नेगेटिव चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यहाँ मास घट गया, नेगेटिव चार्ज का मास बढ़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जरा पढ़ो क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड इसका मतलब क्या है? हाँ, जैसे एनर्जी इज कंजर्व्ड, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड, ओनली ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर कर सकते हो आप, इसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और कोई आइसोलेटेड बॉडी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, अगर एक आइसोलेटेड बॉडी है और उस पर कुछ चार्ज है, ऐसे 5 कूलम, आइसोलेटेड है, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन अगर इसको मैं किसी से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, फिर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा कुछ। क्यों ट्रांसफर होगा? आज आपको पता लग गया, हायर टू लोअर। कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। और कितना होगा ये मैं नहीं बता सकता जब तक मुझे इन बॉडी के पोटेंशियल निकाल लेना आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा एक बात बताओ सर, ये तो चीज़ें डिपेंड करती हैं सिस्टम पर। अगर मेरा सिस्टम ये, तो फिर इस पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा। और अगर मेरा सिस्टम ये है, अब बताओ इसका चार्ज कंजर्व रहेगा? नहीं। तो चार्ज कंजर्व वर्ड बोलना कहीं कहीं गलत नहीं है, ये तो डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम है। लेकिन जब ये बात कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। जब एनर्जी की बात होती है पूरे वर्ल्ड की, एनर्जी मुझ में से तुम में चली गई, लेकिन ओवरऑल तो कंजर्व रही ना। हाँ, मेरे, अगर मैं अपने आप को सिस्टम मान रहा हूँ तो फिर मेरा चार्ज तो कम हो गया, मेरी एनर्जी तो कम हो गई। तो ये कहीं बहुत, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आप फंस मत जाना, वो कह रहा है ये सिस्टम है तो चार्ज फिर फ्लो कर जाएगा, इसका कम हो जाएगा, फिर कंजर्व मत बोलना। कंजर्व माने क्या होता है, जो पहले है वही बाद में, है ना, ये मतलब होता है कंजर्वेशन का। तो ये तो डिपेंड करता है व्हाट इज द सिस्टम। हाँ, अगर ये सिस्टम है तो चार्ज कंजर्व नहीं है, अगर ये पूरा सिस्टम है तो चार्ज कंजर्व है। हाँ, अगर कोई बॉडी आइसोलेटेड है, बिल्कुल कहीं 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 कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका वही सिस्टम है, उसका चार्ज कंजर्व है, ठीक है। जैसे मोमेंटम में होता है, मोमेंटम में कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है, एक बॉल आई, अर्थ से टकराई, तो क्या इस बॉल का मोमेंटम कंजर्व्ड है? चलो एक और बताए, देख ले, थोड़ी 11 टेस्ट हो जाएगी। हाँ, हाथ खड़ा करना। ये बॉल आई, जो भी है, गिरी, फिर वापस मेरे हाथ में आ गई, दिख रहा है कुछ, बॉल गई वापस आई, सोच लो ऐसी। तो अब मुझे बताओ क्या इस बॉल का मोमेंटम कंजर्व्ड है? कोई भी बताना चाहे? हाँ, हाथ खड़ा करके। और नहीं, वर्टिकल बताओ, वर्टिकल में कंजर्व्ड है? हॉरिजॉन्टल में तो कंजर्व्ड है, वर्टिकल में है? बॉल का नहीं है, पहले नीचे था अब ऊपर हो गया, तो कंजर्व्ड का है।
लेकिन अगर बॉल और अर्थ ले लूँ, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा 11th में, बस एक हल्का सा झटका दे रहा हूँ आपको, बॉल और अर्थ ले लूँ तो मैं बताऊँ फिर कंजर्व्ड है। तो ये सब अब मैं ज़्यादा उसमें जा नहीं रहा, क्योंकि बॉल और अर्थ लेती ना, जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, तो बॉल ये सिस्टम पे डिपेंड करती है बहुत सारी बातें। तो फिलहाल चार्ज कंजर्व्ड होता है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट डिपेंड ऑन द सिस्टम। ये बात शायद नहीं लिखी होगी नोट्स में, तो आप लिख सकते हो, वहीं पर ही लिख लो, अलग से लिखना चाहो अलग से लिख लो, इट डिपेंड ऑन द सिस्टम। हर चीज़ जो भी मिलेगी यहाँ से संभाल के रखनी है, मैं बता रहा हूँ इन्हीं से काम चल जाएगा, 99% इसी से काम चल जाएगा, 1% एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। हाँ, जो जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे उन्हें तो एक्स्ट्रा जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं पहले वाली प्रॉपर्टी उठा रहा हूँ, एक वेरिएंट। नीचे आ जाओ 7 नंबर, फिर क्वांटाइजेशन पे आऊँगा, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है, क्वांटाइजेशन में मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। 7th नंबर प्रॉपर्टी पहले उठा रहे हैं, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। बहुत आता है ये 1 मार्कर है सब बोर्ड्स के, और कंपटीशन में तो कभी भी आ सकते हैं। इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, पहले छोटे वाली प्रॉपर्टी कर लें, दिख रहा है सबको, है ना, लिखा हुआ है सब 7 नंबर प्रॉपर्टी। ये क्या मतलब है? देखो ये सब आइंस्टाइन की देन है। हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। आइंस्टाइन ने कहा जब हम मूव करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, मूव करने पर चीज़ें चेंज करती हैं। मूव करने पर मास, अगर आप आज यहाँ बैठे हो तो आपका मास 50 किलो है, 30 किलो है, 40 किलो, जो भी है, 70 किलो है, ठीक है, मान लो, मैं अपना बोलूँ, है ना, मान लो मेरा 72 kg एग्जैक्ट। तो अगर मैं किसी ऐसे प्लेन में बैठ जाऊँ जो बहुत तेज़ चल रहा हो तो मेरा मास बढ़ जाएगा, और अगर मैं ऐसे प्लेन में बैठ जाऊँ जिसकी वेलोसिटी लाइट के बराबर हो तो मेरा मास इन्फिनिटी हो जाएगा। बस फिर तो मैं पूरी दुनिया में मैं होऊंगा बस, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा प्लेन बना के दे दो जो इनफाइनाइट वेलोसिटी से चलता हो, मतलब सॉरी सी वेलोसिटी से चलता हो। और तुम्हें एक बात पता है, टाइम भी चेंज होता है वेलोसिटी के साथ। हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए, ऐसी लिफ्ट चाहिए जो लाइट की स्पीड के आसपास चलती हो, तो फिर हमारा टाइम चेंज हो जाएगा, और इसी से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। एक इससे जा सकते हैं, और एक अभी सीरीज़ आई थी, है ना, वो अलग चीज़ होती है, वो खैर टाइम स्पेस क्वांटम है, उसमें नहीं जा रहा मैं, फिलहाल हमारे ही पढ़ने की चीज़ ये वाली है, बस ये है। तो टाइम भी वेलोसिटी के साथ चेंज करता है। इसमें सी डालो, ज़रा सी डालो, इसमें अगर सी डालोगे तो सी बाई सी क्या हो गया, 1, 1 - 1 0, तो टाइम कितना हो गया, इनफाइनाइट। मतलब तुम्हारी क्लॉक, सुनो 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 सुनो, तुम्हारी जो पेंडुलम क्लॉक होगी, पेंडुलम क्लॉक होती है ना, इसमें पेंडुलम हिलता रहता है, उसका टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब पेंडुलम कभी पूरा चक्कर ही नहीं मार पाएगा, तो तुम्हारी घड़ी रुक गई, तुम्हारी घड़ी कितना टाइम दिखाएगी, 0। अब तुम 2 फ्रेंड थे, एक के पास तो ऐसा प्लेन था जिसकी स्पीड लाइट के बराबर थी, मतलब लाइट के आसपास, और एक यहीं पर ही रहता था, क्या कहते हैं, अर्थ पर। तो तुम चले गए, 50 साल बाद उसकी घड़ी तो बस 5 ही मिनट चली, और तुम्हारी 50 साल चली, तो वो उतना ही रहेगा जितना है, और तुम 50 साल बुढ़े, ठीक है। हो सकता है फिर भी यंग लगो, ऐसे फिट हो, ठीक है, बॉडी वॉडी बना के अच्छे से। भाई अच्छे जो हीरो वगैरह हैं तो 55-60 के भी ऐसे लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा उनका, ठीक है। तो ये बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा प्लेन, हाँ फट जाएगा वो प्लेन, बस ये प्रॉब्लम है, इतनी तेज चलेगा तो आग लग जाएगी। भाई कल्पना चावला या जो भी आप अगर इनको जानते हो तो जानते हो, मतलब सर सुना है ना, ऐसे बोला ना, नाम सुना है, जानते तो यहाँ बैठने की ज़रूरत ही क्या है, फिर हम तो, ठीक है। तो जो भी उनका क्या बोलते हैं उसको स्पेस क्राफ्ट था, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से आग लग गई थी, तो आग लग जाती इतने, या तो मटेरियल ऐसा बना रही है, वैसे चीज़ें बन रही हैं, ऐसा मटेरियल बने जो ये सब झेल सके इतनी स्पीड, तो हो सकता है, तो हो जाएगा फिर,
लेकिन ये वाला तरीका अच्छा नहीं है, और बहुत तरीके हैं टाइम ट्रेवल के, बट सब थ्योरेटिकल हैं। दुनिया में चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम है ना। फिजिक्स में ऐसी बहुत चीज़ होती है, ये भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मास चेंज करता है, और आइंस्टाइन की आज तक कोई बात गलत नहीं हुई अभी तक, तो ये सब सही होगा। लेकिन चार्ज नहीं बदलता, चार्ज ऐसे टाइम के साथ नहीं बदलता, इसे कहते हैं इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, मास इज वेरिएंट। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, मास इज वेरिएंट। मास स्पीड के साथ चेंज करता है, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं करता। प्रॉपर्टी नंबर 7। 5वीं 6ठी जल्दी से देख लेते हैं, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, सेम है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये चार्ज इज दैट इज प्रोड्यूस, इतना कुछ नहीं। मैं क्वांटाइजेशन पे आ रहा हूँ, पूरा शायद ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, थोड़ा सा बता दूंगा, फिर और डिटेल में कल करेंगे। कल कहीं छुट्टी तो नहीं हुई? सब जगह क्लास है ना? हाँ। चलो, न्यूज़ में आया हुआ है ना। हाँ भाई, अब है प्रॉपर्टी नंबर 4 रह गई हमारी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। पहली डाल दो, बोर्ड्स में आएगी और कहीं नहीं आएगी, कुछ चीज़ें तो बोर्ड्स के लिए बनी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, हर साल, हर दूसरे साल क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? तुम्हें पता है पूरी क्वांटम फिजिक्स क्वांटाइजेशन वर्ड की वजह से ही बनी है। और ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सब लोग 11वीं में वेव्स पढ़ के आए हैं, मतलब हल्का फुल्का पढ़ के आए, ठीक है। वेव्स में हमने पढ़ा है स्टैंडिंग वेव्स, इसमें आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है। अभी मुझे इसमें जो प्रॉपर्टी लिखी है उसके अलावा भी 1-2 प्रॉपर्टी बतानी है, मतलब ऑब्वियसली अब नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी पढ़ी है हमने, वो पढ़ी है NV/2L। तो मेरा एक सवाल, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव क्वांटाइज्ड है? आराम से बोला करो, और जो बोलोगे फिर मैं रीज़न पूछूंगा। हाँ बताओ। हाँ बैठ के, यस, खड़े होने की जरूरत, इतना जोश नहीं, ठंड फिजिक्स में तो ठंडा रहना, ठंडा कूल, इसलिए ठंडा कर रखा है हमने, भाई कूल रहो, जोश की तो ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल। जो ठंडा रहेगा वही फिजिक्स में एक्सपर्ट होगा। तो अब मुझे बताओ कि क्यों है क्वांटाइज्ड? बिल्कुल सही जवाब, बेस्ट आंसर। जब हमें, क्या आपके पास कभी ऐसा होता है, क्या आप सब्जी खरीदते हो कुछ भी, तो ऐसा कोई खरीद सकते हो, या कुछ मतलब सॉरी, कुछ आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आधा पैसा, 1.3 पैसा, 1.2, अब पहले तो होता था सर, अब नहीं दे सकते ना, अब पॉसिबल नहीं है। अब या तो बेसिकली आपके पास 1 रुपी है, 2 रुपी है, 3 रुपी है, 4, तो मनी क्या है? क्वांटाइज्ड। जो चीज़ कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ कंटिन्यूसली, पहले क्वांटाइजेशन का मतलब समझ लो, जो चीज़ कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है दैट इज़ क्वांटाइज्ड, सिंपल। अब वो चाहे मनी हो, चाहे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव हो, चाहे चार्ज हो, जो चीज़ कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है दैट इज़ क्वांटाइज्ड, सिंपल। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, और इसी से बनी है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में सुनो, एक बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूँ। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, शायद पढ़ लिया हो किसी ने, श्रोडिंगर वेव 11वीं में पढ़ते हैं, 12th में, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है ना, और वेव क्या है? क्वांटाइज्ड है। वेव का नेचर पढ़ लिया, क्वांटाइज्ड, तो इलेक्ट्रॉन भी क्वांटाइज्ड, तो वहीं से आइए क्वांटम कुछ मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ ऐसी, बस है ना, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, सब ये वही है। अल्टीमेटली इनका मतलब क्या है कि चीज़ें कंटिन्यूस नहीं है, तो उसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। अब चार्ज कैसे क्वांटाइज है? सर ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या, तो ये तो या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, मेरे मर्जी से ये नहीं होगा, ये तो नहीं ला पा रहा मैं, तो इसका मतलब जब ये नहीं ला पा रहा तो ये क्वांटाइज्ड है। मनी में भी मैं ऐसे नहीं ला पा रहा तो मनी भी क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्यों क्वांटाइज है? जल्दी से देख लेते हैं, टाइम कम है बस, ये लास्ट। चार्ज इसलिए क्वांटाइज है क्योंकि चार्ज, आप क्या करते हो, बॉडी के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, फिर 2 निकाल सकते हो, 3, 4, आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकाल सकते हो। सब्जी तो है नहीं कि भाई आधा किलो पौना किलो खरीद ली, है ना।
तो ऐसे नहीं निकाल सकते, आप फिक्स निकाल सकते हो 1 2 3 4। इसीलिए चार्ज क्या है, चार्ज क्योंकि एन ही है, क्योंकि चार्ज एन ही है, सब लिखा हुआ है, इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है। अब इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन, अभी आपने फिर बोर्ड का क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, अभी तो बोर्ड, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है नो डाउट, बट इससे भी ज़्यादा एक और क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, वो ये है, वो घर के लिए होमवर्क कर देते हैं। चलो अब टाइम कम है, कल पूछूंगा आप लोगों से। और उसको ना समझना तो एक बार को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं क्यों, तो मैं समझाऊंगा, समझ तो जाओगे आप, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसी को। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जिन्हें हम खुद समझ जाते हैं बट समझा नहीं पाते, है ना। बड़ी अजीब है लाइफ। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और मैक्रोस्कोपिक पर, सर बोल ही पता नहीं क्या कह रहे हो आप, लेकिन घर जाके देखना, इस क्वेश्चन को ढूंढना। मैं क्या कह रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, कुछ लोग जानते होंगे शायद इस क्वेश्चन को, है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, वो तो होता ही है सर, ये रहा, या तो चार्ज ई होगा या 2e होगा या 3 होगा, एन ही होगा। जैसे ही एन आ गया मतलब इंटीजर आ गया, आप समझ गए कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटाइजेशन निग्लेक्ट कर सकते हैं। होता तो यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन निग्लेक्ट करा सकते। क्यों, ये क्वेश्चन नहीं, और ऐसे बोलने, बस केवल ऐसे बोलने से अगर बच्चों को समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है कि बहुत बड़ा है। समझा, मैंने कहा ना समझाना मुश्किल होगा। कल 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 कुछ बच्चों को भी तो सोचने दो। तो मैं लिख तो दूँ भाई, लिख दूँ या जाना है, चले जाओ फिर, या तो लिख दूँ, हाँ इंसान को पढ़ाने दो। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज इज नॉट क्वांटाइज्ड या निग्लेक्टेड, नॉट क्वांटाइज्ड लिख देते हैं सीधा, वाई। ये कल आपका घर का होमवर्क है और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, फेवरेट क्वेश्चन। और इसको एक्सप्लेन करके लाएंगे, कैसे क्या करना है सोचेंगे सर।